प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही इस पूरे मामले की चर्चा शुरू करनी होगी, क्योंकि अभी दिल्ली में 8 तारीख को दरअसल घोषणा जो की गई थी कि उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन 8 तारीख को कम से कम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में तो 2100 रुपए अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी कोई बातचीत कर ही नहीं रहा है। लेकिन बजट पे हम लोग नजर डालें तो लाडली बहना को शुरू रखने के लिए जो योजनाएं रोकी गई है, उन योजनाओं पर अगर हम नजर डालें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीर्थ दर्शन योजना जो चुनाव के पहले जिसकी घोषणा की गई थी, 50 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए थे, वो पूरे नहीं दिए गए, लेकिन उसके बाद उसका जिक्र भी इस बार के बजट में नहीं किया गया है। उसके साथ साथ जो फ्री राशन किट बांटने की योजना की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कृष्णा हेगड़े को भी मैं पूछूंगा, उसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। और उसके साथ साथ लाडली बहनाओं को अब 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कम कर दिया गया है। चुनाव के बाद तिजोरी पर ध्यान गया है सरकार का। उसके पहले यह नहीं समझ में आ रहा था सरकार को कि भाई ये वादे किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। देखिए, हमने जो वचन दिया था, वचन की हम 100% संपूर्ति कर रहे हैं। उसको जो इजाफा करना था, वो इजाफा करने में थोड़ा विलंब है। 1500 रुपए 2.53 करोड़ लाड़की बहनों के खाते में जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक सतत जा रहे हैं। ये कोई केजरीवाल का वादा थोड़े है कि पंजाब में कर दिया वादा पूरा ही नहीं हुआ। ये कोई जो है कांग्रेस का वादा भी नहीं है। मुझे याद है 2004 के चुनाव में कहा था कि हम 2002 तक के सारे झोपड़ों को जो है रेगुलर कर देंगे, और जब चुनाव जीत गए तो विलासराव देशमुख जी ने कह दिया प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहा था कि हम जो है बिजली मुफ्त में दे देंगे, लोड शेडिंग बढ़ा दी थी। ये कांग्रेस का वादा भी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी की महायुति का संकल्प है। और आप इसी बजट में देखिए तो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमने जो है 60,000 करोड़ रुपए जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं पर हम खर्च कर रहे हैं। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं घटाया है। हमने जिला विकास नियोजन पर 11% जो है राशि बढ़ा दी है। हमने जो है अनुसूचित जातियों का जो कल्याणार्थ जो रकम खर्च होनी है 43% बढ़ा दी है। हमने अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ जो रकम खर्च होनी है वो 40% बढ़ा दी है। हम 1.5 करोड़ लोगों को जीरो बिल क्या उनका बिजली बिल आएगा, इसके लिए जो है सौर पैनल की जो है सब्सिडी की योजना हमने ले आई है, और उस योजना को भी साकार कर रहे हैं। तो लगातार जो, और हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं की। और जो लोग कहते हैं कर्ज के बोझ के तले तक जा रहे हैं, भाई ये जो आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जीडीपी टू डेट रेशियो 25% के नीचे होना चाहिए, हम 18.5% पर हैं आज महाराष्ट्र में। कर्ज के बोझ के तले पंजाब दब रहा है कि तेलंगाना दब रहा है। एक आम आदमी पार्टी द्वारा शासित है। सर, तो फिर 46,000 करोड़ क्यों नहीं दिए गए? आपको पता है कि आप 18% तक कैसे रुक गए हैं? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, 18% पर आप कैसे रुक गए, आपको पता है? मैं आता हूं उसी पर आ रहा हूँ। ठीक, देखिए, एक मोहनदास पै हैं, इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ हैं। कल ही उनका एक्स पर बयान आया है, उनका बयान आया है कि कर्नाटक को सीखना चाहिए महाराष्ट्र से कैसे जो है मौद्रिक और आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए। जिन्ना का बजट पेश करके किस तरह से कर्नाटक ने वहां की आर्थिक विसंगतियों को सामने लाने का कुकर्म किया है, और किस तरह से महाराष्ट्र जो है वो मौद्रिक नीतियों और आर्थिक नीतियों का बेहतर संतुलन करके किस तरह से विकास के मार्ग पर राज्य को ले जाया जाता है। ये मोहनदास पै कह रहे हैं। मोहनदास पै कोई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सारे राज्यों की हम चर्चा इसमें कर रहे हैं। बेहतर किस तरह से महाराष्ट्र, देखिए, कर्नाटक की बात इसलिए निकल रही है ना, अतुल लोंडे पाटिल 5 गारंटी आपने बताई थी, 51,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, और आज की स्थिति में जो जीएसडीपी के मुकाबले अगर लायबिलिटीज हम देखें तो 22.7%, वहां भी 25% से कम है। जैसे महाराष्ट्र आज क्लेम कर रहा है कि हम तो 18% पर है, 25% पर पहुंचने के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन देखिए, हिमाचल में 44% तक जीएसडीपी के लायबिलिटीज आपकी पहुंच गई है, क्योंकि आपने बहुत सारे वादे करके रखे थे। और प्रेम शुक्ला जी, आपके यूपी में भी देख लीजिएगा, यूपी में 30.9% आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जीएसडीपी के मुकाबले 25% से ज्यादा हो चुकी है। जितना बड़ा राज्य, वहां पर लायबिलिटीज बढ़ना शुरू हो चुका है। अतुल लोंडे पाटिल, आज तो आप कहेंगे कि भाई 2100 का वादा पूरा नहीं किया,
अगर यहां पर आप 3,000 रुपए देने लग जाते तो कर्नाटक जैसी स्थिति हो जाती। 22% से ज्यादा जीएसडीपी के मुकाबले लायबिलिटीज इस वक्त स्टेट पर कर्नाटक में दिखाई दे रही है। हिमाचल में 44% तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति हो जाती। कम से कम अभी तो इस तरीके के वादे नहीं होंगे, या आपको कुछ और कहना है? साहिल, वो तो एक अलग डिबेट है प्रीवियस के संदर्भ में कि किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी जब हमारे प्रेम भाई भैया कह रहे थे कि मौद्रिक नीति महाराष्ट्र की अच्छी नहीं है और इन्फोसिस के सीईओ ने किया। अब मैं किसे बेवकूफ बोलूं, इन्फोसिस के सीईओ को बोलूं? क्या मौद्रिक नीति किसी राज्य के और केंद्र सरकार के अधीन आती है? मौद्रिक नीति इस देश की आरबीआई डिसाइड करती है। मौद्रिक नीति का राज्यों का और केंद्र सरकार का भी कोई संबंध नहीं होता। तो पहले ये बात समझ ले, तो फिर डिबेट जब बजट पे डिबेट करते तो पता चलता है। अभी इनका कर्जा जो है लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी, साहिल भाई, और अदर स्टेट की इकोनॉमी, इसमें बहुत अंतर है। हम 16वीं नंबर की इकोनॉमी हुआ करते थे दुनिया में। अभी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है वो 1,36,000 करोड़ तक चला गया है। हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे ऊपर जो कर्जा है 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये कर्जा तो बजट में दिखता है, लेकिन ऑफ बजट फाइनेंसिंग होता है। जिन्होंने कॉर्पोरेशंस में इतना पैसा बांटा है 2.5 साल में, इतना पैसा बांटा, बंदरबाट की है। अभी तो 90,000 करोड़ तो कॉन्ट्रैक्टर्स के देने हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स मोर्चा निकल रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने शिव भोजन थाली बंद कर दी है। आनंदाता सीधा जो चुनाव के लिए लाया था, जिसमें भी मैंने उसका फ्रॉड बाहर निकाला था, लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लैकआउट कर दिया गया और उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीली शक्कर, डंकी दाल और 100 ग्राम के नाम पर तेल जो है 91 ग्राम का तेल दिया था मैंने, जिसका पूरा फ्रॉड बाहर निकाला था। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की कि कंप्लेंट दर्ज करने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर इनको इंटरेस्ट 56,000 करोड़ देना है और रेवेन्यू डेफिसिट इनका 45,000 करोड़ से ज्यादा का है। और ऑफ बजट और बजट दोनों मिला के 12 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, जो जाता है जीएसडीपी के 22% के ऊपर। 25% तो डेट है, लेकिन 21% क्रॉस करते समय हम डेट ट्रैप में जाते हैं, जिसे डेट टू जीडीपी रेशो कहते हैं। उसमें महाराष्ट्र पहली बार आया है। साहिल भाई, आपकी सरकार बनती तो आप 3,000 रुपए देने पड़ते आपको। कहां से आप 3,000 रुपए देते? अगर यही सारी चीजें हैं तो आप भी 3,000 का वादा क्यों कर रहे थे? आप साहिल भाई, एक बात आप समझ लीजिए, ये दो चीजें होती है। एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पे हमें एक बड़ी डिबेट देश में जरूरी है, जो रेवंत जी ने भी कहा है। रेवंत जी ने भी कहा है कि देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लिए हमें एक बड़ी डिबेट छेड़ना जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में यह स्थिति क्यों आई? आप महाराष्ट्र की कंपैरिजन देश के किसी और राज्य से करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र ने आज तक, जिसे हम कहते हैं, नहीं तो तेलंगाना से भी नहीं करनी चाहिए क्या? रेवंत रेड्डी चुनाव जीत रहे थे, तब तो रेवंत रेड्डी ने वादा करके रखा था, वहां पर जाके गारंटी देके आए थे कि जो युवाओं के लिए कुछ 4,000 रुपया देंगे हम। अब वो कह रहे हैं कि 5,500 करोड़ रुपए सिर्फ हमको मिलते हैं महीने में खर्चा करने के लिए। उसमें उनको हम लोग कहां से ये बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे हम लोग? और वही चीज आप महाराष्ट्र में भी वादा करने वाले थे। देखिए, नहीं हो पाता यहां पर भी। आखिरकार आपके मुख्यमंत्री को आके भी कहना पड़ रहा है कि नहीं दे सकते हम लोग। साहिल, नकारात्मक सवाल आप कहीं खड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा मेरा तो कहना रखने दीजिए। ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्योग बाहर गए हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा बजट हुआ है कि 2030 की बात करता है, 2047 की बात करता है। हम कर लेंगे, हमें करना है, हम पैसा उपलब्ध करा दे देंगे, हम निधि उपलब्ध करा दे देंगे, ये बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 13% तक इन्होंने नीचे लाया था, हमारे जमाने में 18 से 20% तक था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इस बजट में 11% तक नीचे आया है। महाराष्ट्र के उद्योग, रुकिए ना एक मिनट, महाराष्ट्र के उद्योग बाहर जाते हैं तो उद्योगों के बारे में बजट में इतनी लंबी चर्चा होती है और धीरे से उसमें कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी तो उसमें ये सारी चीजें जो है सामने आएगी। कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाले हैं? मोदी जी सारा गुजरात में लेके चले जाएंगे। कृष्णा हेगड़े हमारे साथ में है, 10 सेकंड, शिवसेना के एक योजना का जिक्र है। जल्दी से अतुल, जल्दी से। देखिए साहिल, हमें गुजरात से कोई नफरत नहीं है। गुजरात भी ग्रो करे, महाराष्ट्र भी ग्रो करे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप गुजरात में लेके जाते हो, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिसेस बॉम्बे में है। आप डायमंड बोर्स जबरदस्ती लेके जाते हो, डायमंड बोर्स को वापस आना पड़ता है। आप डॉकयार्ड को वहां शिफ्ट करना चाहते हो, जबकि नेचुरल किनारा जो है वो बॉम्बे को मिला हुआ है। बॉम्बे और गुजरात कोई अलग थोड़ी है, देश के हिस्से है ना। लेकिन आप जबरदस्ती महाराष्ट्र के साथ गुस्सा निकालते हो और हमारा, देखिए कृष्णा हेगड़े, 5.6 का भी सीना नहीं बचा है। जब आपके मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, तब एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु
जो है आनंद दिघे, उनके नाम से उन्होंने एक योजना शुरू कर दी, राशन बांटने की एक योजना शुरू कर दी कि त्योहार के दिन राशन बांटे जाएंगे। अब देखिए नए मुख्यमंत्री आ गए, वित्त मंत्री नए आ गए, उन्होंने योजना बंद कर दी। इस बार के बजट में आनंदाचा सीधा जिसका नाम लिया जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लोगों को पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया कौन है आनंदाचा सीधा। आनंद दिघे के नाम से योजना शुरू कर दी थी, आपके मुख्यमंत्री पद आपका चला गया, योजना ही बंद कर दी गई। आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको लेकर कृष्णा हेगड़े? अरे सभी बिल्कुल सब कुछ बंद कर बिल्कुल दिया। बोलेंगे। और जहाँ पर एक योजना बंद हुई है वहां पर 2 नई योजना भी शुरू हुई है। ये बार का जो बजट है वो 7,20,000 करोड़ का है। और यहाँ पर हमने ऊर्जा हो, खेती हो, उद्योग हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षण हो, सभी पे हमने अरे वो ध्यान सब ठीक है, वो सब तो बोल दी, वो नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला जी सुनिए। बोल चुके। आपकी फ्लैगशिप योजना बंद कर दी है, आपके मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसके बारे में पहले बताइए। ये देखिए, चुनावी हमारा वादा था flagship- आपका, आप कह रहे थे कि त्योहार हमारा- के दिन हम राशन बांटेंगे, राशन तो बंद हमारा- कर दिया गया, साहिल पैसा ही नहीं है भाई- सरकार के पास। साहिल भाई, फ्लैगशिप योजना हमारा लाड़की बहन है, एक लाड़की है, और दोनों योजना जो है वो हाँ। हम लागू रखे हैं। लाड़की बहना में जो हमने कहा है कि 1,500 रुपया दे रहे थे, 2100 रुपए का क्या हो गया कृष्णा नहीं, हेगड़े? सुनिए ना, मुख्यमंत्री पिछले 10 ने तब महीने घोषणा से- की थी कि पिछले- 2100 रुपए कर अरे देंगे। मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलता हूँ। साहिल भाई, महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र आने के एक दिन पहले घोषणा कर दी गई थी 2100 रुपए की। कृष्णा हेगड़े, पिछले 10 महीने क्या हो गया से उसका? हम 1500 पिछले 10 महीने से 1,500 रुपए दे रहे हैं। और एक भी इंस्टॉलमेंट भी जो है वो अभी तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया। अगर एक भी किया है तो आप बताइएगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी ने 3,000 रुपए देंगे, हमने कहा 2,100 देंगे, लेकिन लोगों ने, महाराष्ट्र के 2100 लोगों रुपए ने का हम क्या पे हो गया भरोसा- बता दीजिए ना कृष्णा हेगड़े जी। आप कुछ नहीं, आंदोलन महाराष्ट्र करेंगे के कि नहीं लोगों ने- करेंगे इसको लेकर? महाराष्ट्र के लोगों ने हम पे भरोसा किया। आपके मुख्य नेता का वादा, 3,000 आपके मुख्य नेता का वादा अजीत दादा ने तोड़ दिया। नहीं, इनके 3,000 रुपए पे भरोसा नहीं किया। हमारा जो वादा था उस पे महाराष्ट्र की जनता ने, बहनों ने विश्वास किया। उसका मतलब क्या था कि हम काम करने वाली सरकार ठीक है। थी, ये फेसबुक लाइव वाले सरकार थे। और अजीत दादा ने कहा कि आनंद दुबे, सप्लीमेंट्री जो बजट आएगा, आपके जुलाई वादे में पर और भरोसा नहीं दिसंबर किया, में, वहां पर इन्होंने हम 1500 दे रुपए दिए, देंगे। उस पर भरोसा अगर करके वहां पर वोट दे दिया बढ़ाना है, इनको। अगर आनंद दुबे, फिस्कल बैलेंस मीट होता है तो हम वहां पर भी बढ़ा के देंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम हाँ, नहीं ये सब देंगे। तो चुनाव जीतने बिल्कुल के हम बाद नहीं समझ देंगे। में आता है। फिस्कल बैलेंस करना चाहिए, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, चुनाव के हम पहले ये तो जैसे किसी को समझ में नहीं आता है हिमाचल फिस्कल और बैलेंस होना तेलंगाना चाहिए और कि नहीं होना कर्नाटक के चाहिए। जैसे नहीं है। नहीं, वो बाद में समझ में आती है बात, वो बात सही है। वो रेवंत रेड्डी वगैरह सभी लोगों को बाद में लगने लगता है कि फिस्कल बैलेंस होना चाहिए, फिर बजट का ज्ञान सब लोग देना शुरू कर देते हैं। आनंद दुबे, आज आपके नेता भी कहने लगे थे हम दे रहे थे 3,000 रुपए। कहां से देते आप आनंद दुबे 3,000 रुपए? साहिल भाई नमस्ते। देखिए, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि यार तुम्हारे खाने की प्लेट में पुलाव है, दूसरे ने कहा भाई साहब बहुत ही जल्दी चुनाव है। तो जब चुनाव था तो लाडली बहनें बहुत अच्छी लग रही थी, उनको मदद करने की मन कर रहा था। और जब चुनाव खत्म हो गए, नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर के 3-3 महीने की किस्तें पहले दे दी गई, क्योंकि सामने चुनाव था ना। अब जब चुनाव बीत गए तो अजीत दादा कह रहे हैं कि यार ऐसा तो कोई वादा हमने किया ही नहीं था, जबकि आपको भी मालूम है साहिल भाई कि ये वादा हुआ था, उनके मैनिफेस्टो में था कि 1,500 की रकम को हम बढ़ाकर देंगे। तो एक तो देखिए, हमारे राज्य में 4 चीजों को मैं इस बजट में बांट देता हूं। एक माता बहन है, एक हमारे किसान है, एक हमारे नौजवान है और एक सीनियर सिटीजन है। माताओं बहनों को 2,100 घटा के आपने 1,500 कर दिया। उसमें भी आपने 21 साल से 65 साल की लिमिटेशन की उम्र लगा दी। उसमें से भी 9 लाख माताओं बहनों के नाम लिस्ट से आपने हटवा दिए। युवाओं को आपने कहा था कि हर साल हम हर महीने 10,000 रुपए उनको भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएशन जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। आपने दिया? नहीं दिया। किसानों का आपने कर्जा माफ करने का वादा किया था, प्लस 15,000 सालाना उनको एक मदद करने की बात कही थी। आपने किया? आपने नहीं किया। वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपने सालाना उनको जो रकम देने का वादा किया था, आपने किया? आपने नहीं किया। आपने आशा वर्कर्स, हमारी बहन आंगनवाड़ी जो चलाती हैं, आपने उनको सालाना जो रकम देने का वादा किया था, आपने किया? आपने नहीं किया। तो ये जो 7 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से मुंबई और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पूरे देश को टैक्स देता है, राज्य को भी टैक्स देता है, उसके हाथ लगा क्या? क्या ये बजट कॉन्ट्रैक्टरों के लिए बनाया गया है? क्या ये बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया है?
आपने माताओं बहनों का जो 46,000 करोड़ था उसको घटाकर 36,000 करोड़ कर दिया। तो मतलब जो आपको चुनाव जितवाते हैं, जो मैनिफेस्टो देखकर लोग अपनी विवेक बुद्धि से मतदान करते हैं, आपने उनके पैसे को चपत लगा दी और जहां जरूरत नहीं थी वहां कॉन्ट्रैक्टरों को सड़कों के निर्माण में, और आपने एक और काम कर दिया, आपने कार का आपने इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी और एलपीजी कार में 1% बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, अब इन्वायरमेंट कौन करेगा? अब गाड़ियां महंगी हो गई, जो सीएनजी और एलपीजी से चलती थी उन गाड़ियों का क्या होगा बताइए? ये आपके सवाल का जवाब आया क्या साहिल भाई? जल्दी से जवाब आपके सवाल का जवाब आनंद दुबे जी आपके सवाल का जवाब देने का साहस कर सके क्या? आनंद दुबे जी से आपने सवाल पूछा कि आप 3,000 कैसे देते? बिल्कुल नहीं, उस पर भी आऊं, शब्द नहीं तब तक बोले। तो साहिल भाई ने मुझे रोक दिया। बोलने लगे साहिल भाई, ये क्या तरीका है? साहिल भाई बीच में कोई चिचिया रहा है, फिर पूछेंगे बताइएगा ना, फिर पूछेंगे 3,000 बताइएगा। अरे आनंद दुबे जी उनको बोलने दीजिए, तैयारी वरना रखे कुछ हुए जवाब हैं। नहीं मिल पाएगा, यही हमने चलता रखा हुआ रहेगा। है जरा 3,000 बोलने दीजिए प्रति उनको। महीने। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए। अब देखिए, हमने अच्छा जो है आनंद दुबे जी मेट्रो एक मिनट की उनको योजना- बोलने दीजिए। आपको पता है 3,000 देने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता? 36,000 करोड़ रुपए 1,500 रुपए देने के लिए देने पड़ रहे हैं। 3,000 देने के लिए 70,000 करोड़ से ज्यादा रखना पड़ता। उतने पैसे ही नहीं है तिजोरी में। आप समझ रहे हैं आनंद दुबे जी? प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। चलिए। देखिए इनकी ये कह रहे हैं कि मुंबई को क्या नहीं, बुला रहे भाई? मेहरबानी आपने तो क्यों है मेट्रो साहिल की भाई? योजना बंद नहीं, आपने जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे ने कॉन्ट्रैक्टरों से रिश्वत लेने के चक्कर में उन्होंने जो है मेट्रो परियोजना ठप कर दी, कोस्टल रोड परियोजना ठप कर दी। अरे साहब, मेट्रो की परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का व्यवस्थापन जो है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने की, और आज 11% अगर जिला नियोजन के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन इस बात का प्रमाण है कि हम विकास की योजनाओं के लिए खर्च करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का खर्च बढ़ाते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए जो है वो जन ब्रिजमोहन कल्याणकारी श्रीवास्तव योजनाओं पर हमारे खर्च हो साथ रहा में है। है।